वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान जारी। विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। बिल की संवैधानिकता को चुनौती देगी कांग्रेस। कल राज्यसभा में पास हुआ था बिल। कुरुक्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों की भूख हड़ताल। 6 मई तक अलग अलग जिलों में हड़ताल करेंगे कर्मचारी। 8 जून को होगा न्याय मार्च। शहीद फाइटर पायलट का पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। गुजरात के जामनगर में प्लेन क्रैश में शहीद हुआ था सिद्धार्थ यादव। 10 दिन पहले हुई थी फाइटर पायलट की सगाई। नहीं रहे दिग्गज अदाकार मनोज कुमार। 87 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। भारत कुमार के नाम से मशहूर थे एक्टर। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की तरफ। हरियाणा में सबसे बड़ा सीलिंग अभियान चालू किया गया है। बता दें कि गुरुग्राम के 2500 मकानों को डीटीपीई अब सील करेगा। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। रिहायशी इलाकों में ये कमर्शियल गतिविधि चल रही थी, तो 11 दिनों तक इस अभियान को, सीलिंग अभियान को चलाया जाएगा। 4 टीमों का भी गठन इस मुतल्लक किया गया है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक सभी रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर विभाग की तरफ से सीलिंग की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीपीपी विभाग की तरफ से इन सभी 5 फेज में सर्वे कराया गया था, जिसमें लगभग 15,000 इमारतों का सर्वे हुआ था। इनमें से 4,000 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो कि रिहायशी प्लॉट थी, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही थी। एनफोर्समेंट टीम की तरफ से अब तक 4,000 से अधिक मकानों को कारण बताओ नोटिस और लगभग 2,500 मकानों को रेस्टोरेशन के आदेश दिए जा चुके हैं। तो हरियाणा में सबसे बड़ा सीलिंग अभियान शुरू किया गया है। गुरुग्राम के 2,500 मकानों को डीटीपीई सील करेगी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। बहुत से हरियाणा के छोटे शहर है जहाँ से लोग आके यहाँ अपनी आजीविका के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप उनका स्ट्रगल देखेंगे, कोई इंसान जिसके पास आज 2-4 लाख रुपए है, बड़ी मुश्किल से दुकान किराए पे लेके वो अपने उसमें सामान भर के अपनी रोजी रोटी चला रहा है। आज आप छोटे शहरों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो वहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है इतना। भाई ये गलत हो रहा है। ये EWS के प्लॉट है जो डीएल अपने बड़े बड़े बिल्डिंग बना रखे, क्या वो अनऑथराइज नहीं बन रही है? सारी ऑथराइज बन रही है। उनका भी किया जाए। डीएलएफ फेज 1 to 5 में हाई कोर्ट के ऑर्डर आए थे 13 फरवरी को, एंड उसमें हमारे को सर्वे किया था। करीबन 15,000 प्रॉपर्टी सर्वे हुई थी। उनमें से करीबन 4,000 प्रॉपर्टीज में हमें पता चला कि लोगों ने वायलेशंस कर रखी हैं। पेपर वर्क हम पूरा कर चुके हैं और हमारी ड्राइव हम शुरू कर रहे हैं, जो कल से शुरू होगी और लगातार 14 तारीख तक चलेगी। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी गतिविधि पर कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद 11 दिनों तक इस सीलिंग अभियान को चलाया जाएगा। बता दें कि 4 टीमों का भी गठन इस मुतल्लक किया गया है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक सभी रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। सीलिंग की जाएगी अब आने वाले दिनों में। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीपीपी विभाग की तरफ से इन सभी 5 फेजों में सर्वे जो है वो करवाया जा चुका है। मेरे साथ मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, हाईकोर्ट के आदेशों के बाद डीटीपीई की बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ये कार्रवाई होनी है। और यहाँ पर डीटीपी जो है उन्होंने ये कल कहा था कि वो यानी कि शुक्रवार यानी कि आज सुबह 11 बजे से इस ड्राइव को शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक ये ड्राइव शुरू नहीं हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय के बाद ये ड्राइव शुरू हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो अब तक शुरू नहीं हुई कार्रवाई, उसके पीछे वजह ये भी बताई जा रही है कि जो यहाँ के जो निवासी हैं, खासतौर से डीएलएफ फेज 1 से लेकर के डीएलएफ फेज 5 तक के जो लोग हैं, जिनके घरों के ऊपर ये कार्रवाई होनी थी, वो लोग सुप्रीम कोर्ट
का रुख उन लोगों ने किया है और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। तो ये भी एक वजह है कि अब कार्रवाई नहीं की गई है। इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है, उसके बाद ये आगे की कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी कुछ देर पहले हमारी डीटीपी से बात हुई थी तो उनका कहना था कि वो अभी यहीं पर डीएलएफ फेज 3 जो थाना है यहाँ पर इकट्ठा होंगे, यहीं पर जो पूरी टीम है वो आएगी और यहाँ से फोर्स लेकर के उसके बाद वो आगे की जो कार्रवाई है उसको अंजाम देंगे। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में सबसे बड़ा सीलिंग अभियान हाईकोर्ट के आदेशों के बाद चलाया जाएगा। हालांकि 11 बजे इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत होनी थी, पर कुछ ही देर में ये जो पूरी कार्रवाई है इसकी जो शुरुआत है वो की जाएगी। यमुनानगर में कंपनी हेड को किडनैप किया गया है। यमुनानगर में बदमाशों ने एक कंपनी के हेड को किडनैप कर लिया। पुलिस ने पीछा करके कंपनी हेड की जान बचाई, उसको बचाया गया। पुलिस ने हिमाचल के पौंटा साहब तक बदमाशों का पीछा किया। पुलिस ने 2 किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो एक किडनैपर है वो भागने में कामयाब हुआ। स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर 3 बदमाश आए थे। राकेश शर्मा से लेन देन का पूरा मामला चल रहा था, जिस सब के चलते इन बदमाशों की तरफ से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। यमुनानगर में बदमाशों ने एक कंपनी के हेड को किडनैप किया। हालांकि उसको हिमाचल की तरफ ले जाया गया, पर पुलिस लगातार इन बदमाशों का पीछा करती रही। एट लास्ट 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी परवेज खान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। परवेज, किस रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है? क्या कोई फिरौती की मांग की जा रही थी? देखो प्रभजोत, मैं आपको तफसील से इस मामले के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये कंपनी एक फार्मिंग कंपनी है जो किसानों को, जमींदारों को दोगुना पैसा देने का झांसा देती थी, और 3 साल के भीतर जो है, जो किसानों ने आरोप लगाया है कि करीब 42 करोड़ रुपए जो है इस कंपनी ने जो अलग अलग जिम्मेदारों और किसानों से ले लिए थे और उसका दोगुना पैसे देने का झांसा दिया था। लेकिन जब किसानों ने इनसे संपर्क किया, कंपनी के एमडी से संपर्क किया, मैनेजर से संपर्क किया, तो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। तो इसमें ज्यादातर जो किसान है, वो जो जमींदार है, वो हिमाचल से सटे पौंटा साहिब के हैं। तो कंपनी को जैसे कंपनी के जो हेड थे उनका जब जैसे उनको पता लगा कि वो यमुनानगर में है, हालांकि इसका जो एक ऑफिस है वो यमुनानगर हुड्डा सेक्टर 17 में भी है, तो 3-4 लोगों ने जो है हेड को जो है कंपनी के उसको गाड़ी में बिठा लिया और उसको लेकर पौंटा साहिब चले गए। जैसे ही सीसीटीवी सामने आया उसके बाद जो है पुलिस ने तत्परता दिखाई और तीनों जो कंपनी का मैनेजर था उसको जो है सकुशल जो है छुड़वा कर लेकर आई है। अब जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका ये कहना है कि इन्होंने जो है कंपनी ने हमसे जो है पैसे लिया था और दोगुना पैसे देने का झांसा दिया था, लेकिन अभी तक जो है हमारे पास 1 रुपया नहीं आया है। फिलहाल पुलिस ने जो है इन जो बदमाशों के खिलाफ है वो विभिन्न धारा में मामला दर्ज कर लिया गया है और जो है करीब 100 से 150 किसान जो है वो जो है, तो ये लेन देन का पूरा मामला बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज हमें पूरी जानकारी देने के लिए। शहीद पायलट सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार नम आंखों के साथ किया गया। शहीद को पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी। पैतृक गांव भालखी में अंतिम संस्कार इस मृतक का किया गया, शहीद का किया गया। पारिवारिक जनों का रो रो के बुरा हाल है। तस्वीरें सामने आई हैं क्योंकि पूर्व सैनिक को श्रद्धांजलि भी दी गई है। पैतृक गांव भालखी की तस्वीरें सामने। बता दें कि गुजरात के यमुना जामनगर में भारतीय वायुसेना का एक फाइटर प्लेन क्रैश हुआ था। इस हादसे में हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए थे। विमान में तकनीकी खराबी हुई थी, जिसके बाद पायलट सिद्धार्थ ने विमान घनी आबादी वाली जगह से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। पायलट सिद्धार्थ ने आखिरी वक्त में अपने साथी को बचाया और खुद शहीद हुआ। 2 अप्रैल की रात को नाइट फ्लाइंग के दौरान रूटीन सॉर्टी जगुआर 2 सीटर प्लेन को चला रहे थे, साथ में उनके सीओ साहब थे और प्लेन के अंदर कुछ मेल फंक्शनिंग हुई, जिसकी वजह से सीओ साहब को इजेक्ट करना पड़ा और हमारे भाई सिद्धार्थ यादव ने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि वो आबादी वाले क्षेत्र से दूर प्लेन को लेके जाए और वो प्लेन से इजेक्ट नहीं कर पाए और उन्होंने वीरगति का आवरण किया।
अभी पिछले महीने की 23 तारीख को ही उनकी एंगेजमेंट हुई थी और अभी 31 मार्च को ही वो छुट्टी काट के वापस गए थे। ये कुरुक्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से भूख हड़ताल की गई है। निजीकरण के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने अपना मोर्चा खोला हुआ है। 3 अप्रैल से 6 मई तक अलग अलग जिलों में हड़ताल उनकी तरफ से की जाएगी। भूख हड़ताल के बाद 8 जून को न्याय मार्च ये कर्मचारी निकालेंगे। सरकार पर रोडवेज को प्राइवेट हाथों में सौंपने का आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिक बसों पर भी सवाल उठाए हैं। कर्मचारियों के आरोप है कि 1993 के बाद नहीं है, कोई भी मैकेनिकों की भर्ती नहीं की गई। 14 मांगों पर बनी थी सहमति, लेकिन एक भी पूरी अब तक नहीं की गई है। कर्मचारी नेता जिंदाबाद 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 वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। सरकार के साथ और परिवहन निदेशक के साथ बातचीत में साझा मोर्चा ने जो मांग पत्र दिया था उस पर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन उन बातचीतों को मानकर भी लागू न करने के विरोध में कर्मचारी आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार द्वारा मांगी गई मांगों को लागू करवाने के लिए और अपने हक के लिए आज 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि हमने पीछे रोहतक में कन्वेंशन बुलाकर सरकार को चिताया था कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की जो मांगी हुई मांगे हैं उनको लागू नहीं किया गया तो प्रत्येक मशीनरी के ऊपर 4-4 डिपुओं पे, एक मशीनरी के ऊपर एक डिपो पे लगभग 24 घंटे भूख हड़ताल की जाएगी। उसके बाद लगातार ये चरण चलता रहेगा। यदि फिर भी सरकार नहीं मानी, जो अनिल विज जी हैं उनके गृह क्षेत्र अम्बाड़ा कैंट में न्याय मार्च किया जाएगा और उनका घेराव किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो मांगे थी वो पहले ही मान चुकी है सरकार। पिछले साल 2024 अगस्त में हमारे जो परिवहन मंत्री असीम गोयल जी थे उनकी अध्यक्षता में वार्ता हुई थी, लेकिन लगभग 32 सूत्री मांग पत्र था, उसमें लगभग 14-15 मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक भी एक भी मांग को लागू नहीं किया गया। अब बात करेंगे वक्फ बिल की। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्टी। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। जयराम रमेश का बयान, स्टेटमेंट सामने आई है। बिल की संवैधानिकता को चुनौती कांग्रेस देगी सुप्रीम कोर्ट में। लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी ये वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। बिल पर चर्चा के बाद राज्यसभा में देर रात 2 बजे का जो वोटिंग है वो करवाई गई। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब बने हैं उसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा। उससे पहले, कमेटी बनने से पहले कई लोगों ने कहा कि इसका कंसल्टेशन जितना होना चाहिए था हुआ नहीं है। संसद में वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन के दौरान यमुनानगर के जलठाना स्थित एक गुरुद्वारे का जिक्र हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दरअसल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद यह जमीन मस्तान चंद के नाम अलॉट हुई थी, जिन्होंने इस गुरुद्वारे को सौंप दिया। लेकिन 1967 में वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना दावा कर दिया और ये तब से ये मामला कोर्ट में लंबित है। वक्फ बोर्ड जीत गया था ये। हाँ, वक्फ बोर्ड जीत गया था। एक बार कुरुक्षेत्र में यह मामला तो यह है कि बोर्ड की संपत्ति है 1852 से मस्जिद है ऑन रिकॉर्ड, और 54-55 में जब इसका वो आया नक्शाबंदी उस वक्त भी मस्जिद खड़ी। उसके बाद ये बोर्ड मालिक है शुरू से ही। बोर्ड ने जो है इसका केस जो है पहले मस्तान चंद के खिलाफ केस आया, मस्तान चंद की रिहायश थी इसमें। उसके बाद जो है बोर्ड मस्तान चंद जो है इनको गुरुद्वारे वालों को जो है कब्जा दे कर चले गया। फिर बोर्ड ने जो है इनके खिलाफ दावा डाला और सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन होया है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक आते चले गए, लेकिन इसका दखल नहीं होया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें जो है चेयरमैन ने केस विड्रॉ कर लिया कि जब हमें जरूरत पड़ेगी मस्जिद की जब ले लेंगे। हाँ जी। सन 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो ये अलॉटमेंट हो गया। यहाँ पे ये लोग मस्जिद, वक्फ बोर्ड ने इसको मस्जिद क्लेम कर लिया, और जबकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मस्जिद नहीं थी। ये तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो कि फिर बाद में आकर के तब्दील कर दिया गया ऐसे गुरुद्वारे के अंदर। श्री निशान साहब जो है यहाँ पे सन 1947 से लगा हुआ उत्साह है हमारी माताओं बहनों में, जो पिछले 50-60 साल से
बिना पानी के, बिना शेड के यहाँ पर हम लोग सेवाएं दे रहे हैं अपनी। जब लंगर खराब हो जाता है, अगर लंगर का कार्यक्रम करते हैं तो लंगर खराब हो जाता है, यहाँ पे नलके की व्यवस्था नहीं, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, यहाँ शेड की व्यवस्था नहीं। इस कानून से आप ये देखिए हमारी माताओं बहनों के चेहरे पे मुस्कान है। हम आज यहाँ पे नलका लगाने जा रहे हैं। हम यहाँ पर आज शेड का विनिर्माण 2 दिन के अंदर करेंगे। इसके लिए चाहे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, हम लोग करने जा रहे हैं। देश में वक्फ बिल को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यमुनानगर के जठलाना के गुरुद्वारा साहिब में मौजूद हूं, जो 1945 से भी पुराना गुरुद्वारा है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो है, एक बार मैं अपने कैमरामैन को अंदर आए और दिखाए कि यहाँ पर जो है जो सिख संगत की तरफ से है वो जो है ईंटों को तोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिख संगत है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आपको बता दूं कि यह जो है मसला उस वक्त सुर्खियों में आया जब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जठलाना का मसला उठाया और कहा कि वक्फ बोर्ड की है जमीन जो है पहले गुरुद्वारा के नाम थी। उसके बाद जो है तमाम मीडिया कर्मी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो सिख संगत है वो यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि 1947 से भी पुराना यह गुरुद्वारा है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें हैं, कितना खंडर जो है यह गुरुद्वारा हो चुका है। इसको लेकर लगातार जो है पहले भी कई तरह के विवाद होते रहे हैं और अदालतों तक यह मैटर गया है। हालांकि इसको सुलझाने की लाख कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक जो है यह मसला नहीं सुलझा है। और अब वक्फ बिल जो पास हुआ है लोकसभा में, उसके बाद एक नए सिरे से जो है वो लड़ाई गुरु ग्रंथ साहब जी की जो बेदबी जैसी चीज हो रही थी यहाँ पे, उस पे रोक लग गई है। और मैं उनका इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये देखिए सारी की सारी हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आती है। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर किसी मुर्दे को चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में बीजेपी कार्यालय में हवन यज्ञ करवाया गया। हवन यज्ञ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। कई अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र के मौके पर हवन यज्ञ का आयोजन करवाया गया। चैत्र नवरात्र के मौके पर चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित बीजेपी कार्यालय में हवन यज्ञ हुआ है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान कई और नेता भी शामिल हुए। शाम को गौशाला में करेंगे बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। इसकी शुद्धि के लिए आज हवन यज्ञ किया है। आज नवरात्रों के अवसर पर मैं इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी, हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रों की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। माँ दुर्गा से प्रार्थना भी करता हूँ कि हर हरियाणवी, हर प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की मैं माँ दुर्गा से कामना भी करता हूँ। और आज विधायक दल के इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आप सब भी आए हैं। और अब बात करेंगे हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की, जिनका शायराना अंदाज देखने को मिला। दरअसल संसद में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के लोकसभा सदस्य हरीश मीणा के प्रश्न के जवाब दे रहे थे मनोहर लाल खट्टर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मनोहर लाल को टोका। प्रश्नकाल के दौरान शेर व शायरी नहीं करनी चाहिए। फसाद पैदा हुआ रोशनी के आने से। प्रश्नकाल में शेर शायरी नहीं होती माननीय मंत्री जी। बहुत सुकून से रहते थे हम, बहुत सुकून से रहते थे हम अंधेरे में, फसाद पैदा हुआ रोशनी के आने से। प्रश्नकाल में शेर शायरी नहीं होती माननीय मंत्री जी। यमुनानगर में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री यहां 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की सौगात देने आ रहे हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार यमुनानगर पहुंचे और मेयर सुमन बहमनी और एससी मोर्चा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं और उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यमुनानगर और इस साल में मनाया जाएगा।
अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया, देहांत हो गया। मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। भरत कुमार नाम से जाने जाते थे मनोज कुमार। 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी उनको किया गया था। 1992 में पद्मश्री से सम्मानित हुए थे मनोज कुमार। कल अभिनेता मनोज कुमार को अंतिम विदाई दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मनोज कुमार के निधन पर गहरे दुख का प्रगटावा किया। मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के एक प्रतीक थे। पीएम ने ट्वीट करके ये पोस्ट साझी की। एक्टर मनोज कुमार का शुक्रवार सुबह मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। जो बहुत हमारे वेटरन और एक तरह से भारत कुमार के नाम से जिन्हें जाना जाता था, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने देशभक्ति अपने फिल्मों के द्वारा एक हर भारतीय में जो है देशभक्ति का भाव और भावना जगाई। तो सारा जो